समर स्लैम पेपर व्यू के लिए हमारी जो एक्साइटमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा थी और WWE ने जो इस पेपर व्यू के अंदर कर दिया, ब्रॉक लेसनर फाइनली गाइस वापस आ चुके हैं शो के ऊपर। रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच और जो चीज़ें WWE ने शो के लिए एडवर्टाइज करी थी उससे मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही डिलीवर करके WWE ने दिया है। पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chat. बात करते हैं किक ऑफ शो की, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते नहीं है। बिगी और बैरन कॉर्बिन का मैच था, इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपको पता है जो बैरन कॉर्बिन है वो बिगी का जो ब्रीफ केस है उसे लेके लूट के चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिगी ने अपना जो ब्रीफ केस है उसको भी ले लिया बैरन कॉर्बिन से और उन्होंने इस मैच के अंदर अपना जो फिनिशर है बिग एंडिंग उसको लगा के इस मैच में बैरन कॉर्बिन को भी हरा दिया। मेन शो की बात करते हैं तो शो के अंदर हमको पहला ही मैच देखने को मिलता है RK Bro यानी कि रैंडी ओटन एंड रिडल वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ऑमस के बीच में। और कहानी यही चल रही है कि जब जब मैच के अंदर ऑमस उतरते हैं तो यहाँ पर जो ऑमस है वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब ऑमस रिंग से बाहर जाते हैं यानी कि जब वो टैग इन नहीं होते तो एजे स्टाइल्स के ऊपर थोड़े से जो अपने हाथ है ना रैंडी ओटन और रिडल वो आजमाते हैं। लेकिन हमने ये भी काफ़ी बार देखा कि जो रिडल हैं वो ऑमस को बार बार रिंग पोस्ट के ऊपर धक्का दे रहे हैं, जिसका एडवांटेज जो है फिर रिंग में रैंडी ओटन उठाते हैं। और हमने बिल्कुल मैच के एंडिंग मूवमेंट में यही देखा कि ऑमस को रिंग पोस्ट के ऊपर धक्का दे दिया जाता है और रिंग के अंदर जो एजे स्टाइल्स हैं उनके ऊपर रैंडी ओटन ने लगा दिया RKO। और RKO लगाने के बाद वही चीज़ हुई जो कि हम चाहते थे इस मैच के अंदर। रैंडी ओटन और रिडल इस मैच को जीत चुके हैं और वो बन चुके हैं नए रॉ टैग टीम चैंपियंस। और इसके बाद जो उनका सेलिब्रेशन था वो देखने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। रिडल ने यहाँ पर बेल्ट पहनी हुई है, यहाँ पर बेल्ट पहनी हुई है और रैंडी ओटन इस तरीके से कर रहे हैं, तो सही डिसीजन यहाँ पर WWE ने दिया, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। नेक्स्ट मैच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये बहुत ही बकवास सा वाहियात सा मैच था एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ईवा मरी का। वही लिली की यहाँ पर हमको जो है वो लिली का यूज़ देखने को मिल रहा है। ईवा मरी उसके साथ खेल रही है, एलेक्सा ब्लिस उसे छीन रही है। बाद में एलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पर अपनी जो DDT है वो लगा दी है ईवा मरी के ऊपर और इस तरीके से ईवा मरी मैच को हार गई। और मैच खत्म होने के बाद जो डू ड्रॉप है वो ईवा मरी को मैच में लूजर अनाउंस कर रही है। तो ये बकवास जो है यहाँ पर चलती रह रही है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और मैं कहना चाहूँगा गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग मैच था। अगर आपको रेसलिंग वाइज कोई मैच पसंद करना है तो डेफिनेटली आपको समर स्लैम से मैच पसंद आएगा। जो एथलेटिक मूव्स है डेमन प्रीस्ट के वो कहीं कहीं पर थोड़े से ऊपर नीचे लगते हैं, लेकिन इस मैच में आपको शेमस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इस मैच में ऐसा लग रहा था कि मैच कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि शेमस की तरफ से भी ऐसे मूव सारे लग रहा है मैच अब खत्म होगा अब खत्म होगा, लेकिन भैया किकआउट पे किकआउट ही आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एंड में क्या होता है कि जो शेमस का फेस का मास्क है उसको ही डेमन प्रीस्ट निकाल देते हैं और उसके बाद वो अपना फिनिशर रेकनिंग लगा देते हैं, जिसके बाद किकआउट नहीं कर पाए शेमस और डेमन प्रीस्ट यहाँ पर जो है शेमस को हराकर बन चुके हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। काफ़ी सही चीज़ है डेमन प्रीस्ट के लिए, अगर हम देखें कि कैसे मेन रोस्टर के ऊपर भी नए टैलेंट्स को मौका देना चाहिए। शेमस के हाथ से चैंपियनशिप चली गई है, बेकार बात ज़रूर है, लेकिन डेमन प्रीस्ट को WWE ने मौका दिया, डेफिनेटली ये उनके लिए एक बढ़िया बात ज़रूर है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है दी ऊसोस वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के बीच में, और ये था स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था प्रिडिक्टेबल, ये पहले से ही काफ़ी था क्योंकि हमको पता था कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक के हाथ से चैंपियनशिप जा चुकी है, ऊसोस के पास चैंपियनशिप है और ऊसोस का लिंक है रोमन रेंस से, तो ऐसे में यहाँ पर अब इनके पास से चैंपियनशिप जाने का क्या ही सवाल है। और एंड में यही सीक्वेंस बनता है जब जिमी एंड जे ऊसो दोनों रे मिस्टीरियो के ऊपर सुपर किक लगाते हैं और उसके बाद जे ऊसो ने जो है स्प्लैश लगा दिया रे मिस्टीरियो के ऊपर, और इस तरीके से पिन फॉल के सहारे से ऊसोस ने यहाँ पर अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और ऐसा लगता भी नहीं है कि ऊसोस से बहुत जल्दी कोई ये चैंपियनशिप लेने भी वाला है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप के लिए, जो कि ओरिजिनली होने वाला था साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में, लेकिन आज हमको ये बताया जाता है कि साशा बैंक्स कम्पीट नहीं कर सकती शो के ऊपर, जिस बात के रूमर्स हमको पहले से सुनने को मिल रहे थे। और ये बताया जाता है कि कार्मेला होने वाली है अपोनेंट बियांका ब्लेयर की, लेकिन गाइस तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है बैकी लिंच का, और आज हमको शो के ऊपर बैकी लिंच का रिटर्न देखने को मिलता है। बैकी लिंच आती हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कार्मेला के ऊपर अटैक कर दिया, कार्मेला को उन्होंने मार मूर के भगा दिया और वो माइक लेती हैं और वो कहती हैं कि क्यों ना बियांका ब्लेयर तुम्हारे साथ हम मैच करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, हम दोनों का मैच हो, जिस पर बियांका ब्लेयर अग्री करती हैं। और गाइज मैन हैंडल स्लैम लगाया उन्होंने, एक ही मूव लगाया उन्होंने यहाँ पर बियांका ब्लेयर को और उन्होंने पिन करके स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप एक ही झटके में जीत ली बियांका ब्लेयर से। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी कि मतलब बियांका ब्लेयर इतने टाइम से चैंपियन है, बैकी लिंच आई ठीक है, उनका रिटर्न तुमको तगड़ा दिखाना है,
लेकिन ये क्या बात हुई कि बेकी लिंच एकदम से आकर ऐसे चैंपियन बन गई। ये तो ऐसा लगा कि जैसे बेकी लिंच को WWE हील दिखाना चाह रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बेकी लिंच के फैंस के लिए देखने में अच्छा है कि आते ही उनको चैंपियन बना दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड जरूर लगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से रिएक्शन मिल रहा था बेकी लिंच को, डेफिनेटली वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट ये अजीब जरूर है कि आते ही एक मूव लगाया, बियांका ब्लेयर फेस है और उनके हाथ से जो एक झटके में ही चैंपियनशिप चली गई है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और जितनी घटिया इनकी फ्यूड WWE ने बनाई थी इस मैच की तरफ समर स्लैम के लिए, उतना ही घटिया इनका मैच भी था समर स्लैम के लिए, क्योंकि इस मैच के अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं था। ये मैच ऐसा ही था जैसा आपको किसी रॉ या स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिलेगा। जिंदर महल की तरफ से यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, ड्रू मैकिंटायर की तरफ से भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पेपर व्यू लेवल का मैच है। आपको पता है वीर और शैंकी तो थे रिंग साइड के ऊपर थे ही नहीं। ड्रू मैकिंटायर ने पूरा डोमिनेट किया और इजीली यहाँ पर क्लेमोर किक लगा के उन्होंने जो है इस मैच में जिंदर महल को हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद वीर और शैंकी आते जरूर है हालचाल देखने, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार घुमाते हैं और उसके बाद जो है इन सबको दुम दबा के यहाँ से भागना पड़ जाता है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है निकी ऐश वर्सेस शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। अब वैसे तो मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन डेफिनेटली ये मुझे कहना पड़ेगा कि इस मैच में जो रेसलिंग की क्वालिटी थी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इस मैच के अंदर जो बैक एंड फोर्थ एक्शन था ना, निकी ऐश की तरफ से कभी कमाल के मूव्स आ रहे हैं, कभी शार्लेट की तरफ से, कभी रिया रिप्ली की तरफ से, मैच की पेस को उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि पूरे शो के ऊपर सबसे अच्छी रेसलिंग वाले मैचेस में से मैच जरूर एक होगा। जबकि इस मैच में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैं इसको देख रहा था पूरा तो मुझे डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट आ गया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये मैच डेफिनेटली एक एंजॉय करने वाला जरूर है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैंने आपसे कहा नहीं था, इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा ही है कि एक बाउल में पर्चियां डालो, ऐसे हिलाओ, जो भी बाहर आए वही चैंपियन बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ था, क्योंकि शार्लेट फेयर ने यहाँ पर जो है विक्ट्री हासिल कर ली है जब निकी ऐश के ऊपर उन्होंने अपना सबमिशन मूव लगाया और इस पर जो है निकी ऐश ने टैप आउट कर दिया है और इस तरीके से शार्लेट यहाँ पर चैंपियन बन गई है। पता नहीं WWE शार्लेट फ्लेयर को कितनी बार चैंपियन बनाती है, लेकिन पता नहीं यार क्या चलता है यहाँ पर। लेकिन जो भी है, शार्लेट आज जो है एक बार फिर से चैंपियन बन चुकी है और WWE का हर बार का कुछ ऐसा ही करना है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के बीच में। और भाई साहब ये क्या मैच था, मतलब क्या ही मैच था ये। मेरे को पता था ये मैच तगड़ा होगा, लेकिन इतना तगड़ा होगा। सबसे पहले तो हमको जो एज की एंट्रेंस देखने को मिलती है वही सबसे पहले डार्कनेस ब्रूड वाली देखने को मिलती है। उनका वो जो काला चश्मा था भाई, वो कितना कमाल का लग रहा था। और इस मैच में सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस का टारगेट था एज की नेक की। सबसे पहले वो किसी भी तरीके से एज की नेक को टारगेट बनाए और एज का यहाँ पर जो टारगेट था वो ये कि उनको सेथ रॉलिंस की तरफ से कर्व स्टॉर्म नहीं पड़वाना है, और ये इस चीज़ को करने में वो सक्सेसफुल भी रहे। इसमें हमको एज की तरफ से बहुत ही तगड़ा वाला स्पीयर भी देखने को मिलता है। उन्होंने भाई एक ऐसा स्पीयर लगाया, एप्रन पर चढ़े हुए होते हैं वो, मतलब वो जो जहाँ पर रस्से होते हैं वहाँ पर, और उन्होंने बिल्कुल स्पीयर लगाया जैसे बिगी स्पीयर लगाते, वैसा स्पीयर बिल्कुल बाहर उन्होंने लगाया। भाई वो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही किकआउट देखा तगड़ा वाला सेथ रॉलिंस की तरफ से। अब मैं भाई इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना तगड़ा मैच है। आप जब इसको जाकर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सबमिशन मूव भी हमने देखे जिस पर जो है काफ़ी बार हमने बचते हुए देखे दोनों ही सुपरस्टार्स को, लेकिन जब एंड में सेथ रॉलिंस के ऊपर क्रॉस फेस लगाते हैं एज, तो उस पर भी सेथ रॉलिंस ऐसा लगता है कि वो एस्केप कर जाएंगे। लेकिन भाई इतनी बार उन्होंने जाकर जो है सेथ रॉलिंस का सर दिया मैट के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने क्रॉस फेस को एक तरीके से स्लीपर में बदल दिया, जिस पर सेथ रॉलिंस ने टैप आउट कर दिया। और टैप आउट के सारे से यहाँ पर जो है एज उनको विक्ट्री मिल जाती है, और आखिर उन्होंने जो सेथ रॉलिंस का जो घमंड है उसको चूर चूर कर दिया है, और इस तरीके से एज इस मैच में जीत गए। काफ़ी अच्छी उनके लिए विक्ट्री थी, और कहना पड़ेगा यहाँ पर कि एज को जो है फाइनली मोमेंटम मिल गया है। बहुत टाइम से वो हार रहे थे मैचेस को, लेकिन आज उनके लिए जो जीत है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। इसके बाद अगला मैच आता है गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। ऐसा लग रहा था कि ये छोटा मैच होगा, लेकिन भाई इस बार हमको कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। गोल्डबर्ग की तरफ से हमको स्लैम देखने को मिलते हैं। उन्होंने पटका बॉबी लैशली को, उठा के वो टॉप रोप से भी नीचे पटक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था इस बार की स्पीयर जैक हैमर और लग रहे हैं। यहाँ पर हमको एक्चुअल में एक्शन देखने को मिलता है, पंचेस देखने को मिलते हैं। गोल्डबर्ग इस बार एक्चुअल में रेसल कर रहे थे, रिंग साइड के ऊपर भी रेसलिंग हो रही है। तो ये यूजुअली जैसे आपको गोल्डबर्ग के मैचेस देखने को मिलते हैं वैसा यहाँ पर नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पर जो बॉबी लैशली हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया गोल्डबर्ग के लेग को। उन्होंने गोल्डबर्ग को कंधों में पकड़ा, गोल्डबर्ग को भाई इस तरीके से वो उठा रहे थे जैसे कि कोई 150 या 200 पाउंड का कोई रेसलर हो, और उन्होंने आके जो है
पटकना शुरू कर दिया रिंग पोस्ट के ऊपर। और गाइस रेफरी यहाँ पर मैच को स्टॉप कर देता है क्योंकि गोल्डबर्ग जो है कंपीट नहीं कर पाते मैच के अंदर, क्योंकि उनकी जो लेग है वो सही से खड़े नहीं हो पाते, और इस तरीके से जो है मैच यहीं पर एंड हो जाता है और बॉबी लैशली ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन बॉबी लैशली कहाँ रुकने वाले, वो स्टील चेयर से स्टिल अटैक कर रहे हैं गोल्डबर्ग के ऊपर, अटैक करे जा रहे हैं। और इतने नहीं, इसके बाद गोल्डबर्ग का जो सन है शायद वो बचाने आ रहा था, पता नहीं भाई क्या सोच के वो आ रहा है बॉबी लैशली से लड़ने के लिए, उसके ऊपर भी बॉबी लैशली ने अपना हर्ट लॉक लगा दिया। और ये चीज़ जब गोल्डबर्ग देखते हैं वो कहते हैं भाई मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा, जब ये चीज़ वो देख रहे होते हैं। हालांकि बॉबी लैशली उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने गोल्डबर्ग को बुरी तरीके से, मतलब गोल्डबर्ग को और उनके बेटे को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। मतलब जो बिल्कुल शॉर्ट मैचेस के लिए जाने जाते हैं गोल्डबर्ग, वैसा आज कुछ नहीं था। और हाँ डेफिनेटली आज जो है थिंग है गोल्डबर्ग की तरफ से वो डेफिनेटली हमको पहले से बेटर देखने को मिलती है। लेकिन बात करते हैं आज हम लोग शो के मेन इवेंट की, जो कि था जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच। और इसके लिए एक्साइटमेंट थी काफ़ी ज़्यादा। शुरुआत में काफ़ी स्लो पेस का था, जॉन सीना सिर्फ 1 और 2 काउंट करने के पीछे लगे पड़े, रोमन रेंस उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैच ने पेस पकड़ी, जॉन सीना ने ए लगाया, रोमन रेंस ने उसके ऊपर किकआउट किया, रोमन रेंस की तरफ से सुपरमैन पंच आता है, उसके ऊपर जॉन सीना ने किकआउट किया, रोमन रेंस ने टेबल के ऊपर जॉन सीना ने रोमन रेंस को टेबल के ऊपर ए दिया, उसके बाद रिंग में जाकर उनको पिन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट हो गया। रोमन रेंस को टॉप रोप पर नहीं, मिडिल रोप के ऊपर, वहां से उन्होंने सुपर ए दिया, उसके ऊपर भी रोमन रेंस ने किकआउट कर दिया। भाई उस पॉइंट पर तो मुझे लगा था कि अब जॉन सीना के पास आने वाली है चैंपियनशिप, लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। तो जब इतनी बार किकआउट हो गया तो फिर ऐसा लगा कि भाई अब तो जॉन सीना के पास नहीं आने वाली चैंपियनशिप। एंड गाइस एक्चुअल में ऐसा ही होता है, क्योंकि रोमन रेंस ने 2 सुपरमैन पंच लगाने के बाद और एक स्पीयर लगाने के बाद जॉन सीना को किया पिन 1 2 3। और गाइस इस तरीके से रोमन रेंस ने यहाँ पर कर ली अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन। लेकिन गाइस एक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का, और वही ब्रॉक लेसनर दाढ़ी वाले पोनी टेल वाले वो एंटर कर जाते हैं गाइस रिंग के अंदर। और रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ये चीज़ देखकर हो जाते हैं पूरी तरीके से सरप्राइज, पूरी तरीके से शॉक। हालांकि यहाँ पर कोई हमको फिजिकलिटी देखने को नहीं मिलती, किसी ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन रोमन रेंस और ये जब आमने सामने आते तो डेफिनेटली वो माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी वाला था। और रोमन रेंस एंड पॉल हेमन यहाँ से चले जाते हैं और एक सस्पेंस में WWE हमको छोड़कर चली गई है। तो समर स्लैम की जो एंडिंग है वो बड़ी शॉकिंग फैशन में होती है, और कह सकते हैं समर स्लैम का जो मजा है वो आज हमको डेफिनेटली पूरा का पूरा देखने को मिला। बाकी आपने समर स्लैम को कितना एंजॉय किया कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताने वाली वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करके जरूर बताना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।